हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एक नया विषय शुरू हो रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। जिन भी विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य विषय है, चाहे वह यूजीसी नेट में हो या किसी भी टीचर भर्ती परीक्षा में हो, उन्हें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस सीरीज़ से। आज हमारा यह पहला लेक्चर होगा। इसके बाद एक सीक्वेंस में हम चलते रहेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम हिंदी के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और तमाम कालों को पढ़ते हुए काव्य पर जाएंगे और इस तरह से पूरे साहित्य को एक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही सरल दृष्टिकोण से, जिसमें आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? यह तो इतिहास का विषय नहीं है। फिर हम इस हेडिंग को क्यों पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास? जिन विद्यार्थियों का साहित्य का बैकग्राउंड रहा है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमए में, वो तो समझ गए होंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक ऐच्छिक रूप से भी इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, इसमें रुचि दिखाते हैं, तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, यह टॉपिक क्यों पढ़ना आवश्यक है। क्या यह इतिहास है? क्या यह साहित्य है? इसमें क्या डिफरेंस है और इसका क्या औचित्य है? देखो, सामान्य रूप से हम समझें कि इतिहास शब्द की जब भी बात की जाती है तो वहाँ कल्चर और पॉलिटिक्स, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो भू राजनीति हो, चाहे वो कल्चर की बात हो, चाहे वो लिटरेचर की बात हो, तो कहीं न कहीं इतिहास में यह सभी तथ्य आते हैं। तो इतिहास शब्द से सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास का बोध होता है हमें। लेकिन साहित्य भी इतिहास से अलग नहीं है, यह हमें जानना चाहिए। साहित्य भी इतिहास से अलग नहीं है, यह इतिहास का ही एक भाग है। और इतिहास से कई मायनों में अलग अलग, जो इतिहास उन तथ्यों को नहीं छू पाता, जो मार्मिक होते हैं, जो संवेदना से युक्त होते हैं, उन्हें साहित्य छूने की कोशिश करता है। तो साहित्य भी इतिहास से अलग नहीं है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। और साहित्य के इतिहास को हम इस तरह समझ सकते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। साहित्य का इतिहास क्या होता है, ये प्रश्न सभी के मन में आया होगा कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। साहित्य का इतिहास एक ऐसा अर्थ है जो देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करने की ओर प्रेरणा देता है। इसलिए हम इसे साहित्य इतिहास को इस रूप से समझ सकते हैं। साहित्यिक रचना, साहित्यिक रचना, उसमें देश काल भी आएगा, वहाँ की सीमाएं भी आएगी, वहाँ का वातावरण भी आएगा। तो साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित परंपराओं को समझना बहुत जरूरी है। तो साहित्यकार की परंपरा भी अलग अलग है। कबीर की परंपरा अलग रही थी, अज्ञे की अलग थी, मुंशी प्रेमचंद की अलग थी, जयशंकर प्रसाद की अलग थी। तो सबकी अपनी साहित्यिक परंपरा होती है, अपने सोचने का, अपने लिखने का और अपने प्रस्तुतिकरण का नज़रिया भी अलग अलग होता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा में है। महादेवी वर्मा जब लिखती है तो उसकी परंपराओं में संवेदना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब अज्ञे लिखते हैं तो सिगमंड फ्रॉयड की विचारधारा जो कहीं न कहीं उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो हर साहित्य का प्रभाव, उसकी परंपरा अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित परंपराओं को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पाश्चात्य साहित्य में हमें क्या डिफरेंस दिखता है, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत दिए जो हम आज भी उसे कहीं न कहीं साहित्य में अप्लाई करते हैं। तो पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वानों ने साहित्य की विकास की प्रक्रिया में कई तरह के सिद्धांत दिए। कुछ सिद्धांत अलग थे, कुछ सिद्धांत अनोखे थे। तो इनमें सबसे पहले किसी ने कोशिश की तो वह थे तेन महोदय, एक फ्रेंच इतिहासकार थे तेन महोदय, राइट। तेन महोदय एक फ्रेंच इतिहासकार थे।
एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे। टेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के लिए 3 आधारभूत सूत्र बताए। वो सूत्र कौन से हम देख लेते हैं। टेन महोदय ने साहित्य के इतिहास के लिए 3 तरह के सूत्र बताए। साहित्य के विकास की जो यात्रा है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी अपनी एक जर्नी होती है, इसलिए साहित्य की भी अपनी जर्नी है, और इस जर्नी के हिसाब से टेन महोदय ने 3 सूत्र दिए। वो सूत्र क्या थे? पहला था जाति, दूसरा था वातावरण, और तीसरा था क्षण। क्षण समय का प्रतीक है, याद रखें, क्षण समय का प्रतीक है। तो ये तीनों सूत्र जाति, परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण और समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। इसलिए हम साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को पढ़ना, इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि टेन महोदय के आधारभूत सूत्र कौन कौन से हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, और एक ऑब्जेक्टिव गलत होगा उसमें से। तो 3 सही होंगे, जाति, वातावरण और क्षण। ये तीनों ही टेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के आधारभूत सूत्र दिए हैं। अब कुछ और जर्मन इतिहासकार रहे, उन्होंने भी अपने अपने राय दी है साहित्य विकास के आधार पर। क्या क्या राय दी है? उन्होंने कहा कि जो साहित्य का इतिहास है, केवल युग चेतना को साहित्य विकास का आधार मानना चाहिए। तो ये जर्मन इतिहासकारों का मानना था कि युग चेतना बहुत जरूरी है, इसमें साहित्य के विकास के आधार में युग चेतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अंग्रेज विचारक क्या बोलते हैं कि साहित्य के विकास के आधार के रूप में हमें परंपराओं को भी शामिल करना चाहिए। तो अंग्रेज विचारक का मत था कि साहित्य विकास का आधार परंपरा के अनुसार होना चाहिए। जर्मन विचारकों का मत था कि साहित्य विकास का आधार युग चेतना के आधार पर होना चाहिए। और हडसन महोदय का कहना था कि साहित्य विकास का आधार युग चेतना और परंपरा, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। एक तरह से हम देख सकते हैं कि मार्क्सवादी चिंतक थे, उनका अपना अलग नज़रिया था, क्योंकि मार्क्सवाद कहीं ना कहीं समाज की जो आर्थिक परिस्थिति हो, वर्ग संघर्ष को महत्व देता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्क्सवाद ने साफ कह दिया कि व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक और परिस्थिति और साथ ही वर्ग संघर्ष को महत्व देना चाहिए जब भी साहित्य विकास का आधार चुनना हो। और सिगमंड फ्रॉयड के विचारधारा के जो समर्थक थे वो कहते थे कि मानसिक अंतर्द्वंद होना बहुत जरूरी है साहित्य में। मानसिक अंतर्द्वंद होना बहुत जरूरी है, और जब अंतर्द्वंद होगा तभी साहित्य के विकास का आधार सुनिश्चित हो पाएगा। एक और विचारक रहे I.S. रिचर्ड जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक और अर्थविज्ञान के आधार पर भी की थी। इस तरह से हमने समझा। अब एक बात और जान लो कि एक कार्लाइल नाम के विद्वान थे, कार्लाइल महोदय कहते हैं उन्हें। उन्होंने कहा, उनका मानना भी यह था कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के आधार का सार होता है, और काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी सही दिशा और इसके विकास को देखना बहुत जरूरी होता है। और क्योंकि यहाँ राष्ट्र निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर कार्लाइल महोदय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कार्लाइल ने साफ कह दिया कि राष्ट्र निर्माण किसी भी तरह से बाधित नहीं होना चाहिए। अगर साहित्य विकास का कोई पैमाना हमें देखना है तो राष्ट्र निर्माण बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे विद्वानों का हमने मत देखा, जिसमें हमने जर्मन इतिहासकार देखे, मार्क्सवादी चिंतक देखे, सिगमंड फ्रॉयड की विचारधारा देखे, हडसन महोदय देखे। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिमिलरिटी इसमें देखने को मिली कि साहित्य के विकास का आधार क्या क्या होना चाहिए। तो साहित्य के विकास का आधार होना चाहिए युग चेतना, परंपरा और मानसिक अंतर्द्वंद। इन आयामों को सर्वाधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया और इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ये विचारधारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब साहित्य विकास की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे युग चेतना, उसके बाद परंपरा और मानसिक अंतर्द्वंद। जब भी हम बात करेंगे साहित्य विकास के आधार की, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी विचारकों ने ज़्यादातर इसी को स्वीकार भी किया है। इस तरह से हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ। देखो, साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। एक है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है
कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है वैधानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। जो विधेय के अनुसार होगी उसे विधेयवादी पद्धति कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर हम देखें तो वर्ण महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। अब देखो, इस पद्धति को जो समर्थक थे, इस पद्धति को जो देने वाले थे, वो शिव सिंह सेंगर और गारसा द तासी थे। शिव सिंह सेंगर और गारसा द तासी, ये दो लोग वर्णानुक्रम पद्धति को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पद्धति में लेखक का जो परिचय होता है वो नाम के अनुसार क्रम में होगा। अब जैसे हम बात करेंगे नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका क्रम है तो इस तरह से ये। अब इन दोनों के समय में बहुत डिफरेंस है, तो ये एक समय के नहीं है। इस तरह से बात करेंगे कबीर और केशव। अब कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि हैं और जो केशव हैं वो रीति काल के हैं। तो दोनों का कालक्रम, नाम तो संख्या सेम है क पे, लेकिन इनके कालक्रम में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं ये पद्धति भी दोषपूर्ण थी, अनुचित थी, अनुपयोगी थी, तो इसे भी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। अब बात करते हैं अगली पद्धति की, कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति में क्या था कि लेखक का विवरण ऐतिहासिक काल के अनुसार था। जैसे कि जो रचनाकार हैं उनकी जन्मतिथि, के आधार पर मान लिया कि जैसे जो भी उनका बर्थ डेट होगा उसके अनुसार लेखक का विवरण दे रहे थे। ये भी एक तरह से जस्टिफाई नहीं करती थी, ये भी कहीं न कहीं असंगत थी और इस पद्धति को भी कहीं न कहीं सही नहीं माना गया। तो ये लेखक का विवरण कैसे देती थी, ऐतिहासिक काल के अनुसार उनके जन्मतिथि के आधार पर। और इस कालानुक्रम पद्धति के जो सपोर्ट करने वाले थे, जो इसका सही मानते थे, वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। अब होता है वैज्ञानिक पद्धति क्या है। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करना जरूरी था। तो इस पद्धति में क्या क्या जरूरत थी, कुछ स्पेशल चीज़ों की जरूरत थी। पहले तो इतिहास का लेखन होगा वो कैसे होगा, तटस्थता के अनुसार होगा। तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तथ्य का जो क्रम है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये अनिवार्य रूप से जरूरी था। तो इस पद्धति को इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण निकली, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों को ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है। अब बात करते हैं विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अडॉप्ट किया था और वह इसी पद्धति को सही मानते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो स्थान है वो हिंदी साहित्य में सर्वोपरि है। तो कहीं न कहीं आज साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी हम बात करें तो विधेयवादी जो पद्धति है वही सर्व उपयुक्त होनी चाहिए। तो विधेयवादी पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का हाथ था, जो कि टेन महोदय कहा जाता है, जो कि फ्रांस से संबंधित थे। इस विधि के जन्मदाता भी थे। इन्होंने 3 सूत्र दिए थे, आप देख चुके हैं, जाति, वातावरण और क्षण। इन 3 सूत्रों के आधार पर ही किसी साहित्य के प्रमाण हम देख सकते हैं, किसी साहित्य को किस तरह से हम साहित्य के सूत्र को बांधा जा सकता है। जैसा कि मैं आगे बता चुका हूँ आपको कि इन्होंने 3 साहित्य के आधारभूत सूत्र बताए थे, जाति, वातावरण और क्षण, और साहित्य के विकास की व्याख्या इन 3 आधारों पर ही की जानी चाहिए। इस तरह से हम इसे समझ चुके हैं। अब देख रहे हैं हम विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके सपोर्टर थे। और इस पद्धति की लेखन परंपरा की शुरुआत हमारे यहाँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले की थी। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, और शुक्ल जी का एक कथन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसे याद रखें, कि उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस कोटेशन को आप बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन इस तरह के कथन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको
इन सभी का भी ध्यान रखना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये पूरा हुआ और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को भी हमने समझा। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन का जो दौर आएगा और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, उसका नामकरण कैसे होगा, उसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और कई तरह के विद्वानों का इसमें मत भी होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह सूचना मिलेगी कि एक नई सीरीज शुरू हुई है, बेहतर है, जो सभी के लिए उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।